गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई एम शशांक सौमित। कल तक हम लोगों ने देखा था गॉसियन सरफेस के बारे में, डाइपोल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हम लोग ने देखा था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं, है ना, कि किस तरह से आगे कंसेप्ट होता है। तो आज जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। कहने का मतलब एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ये। एक वायर कंसिडर कीजिए, है ना, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। आगे यहाँ पर इसका लेंथ चलते जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी टोटल। ठीक है, ये लेंथ है और ये चार्ज है, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ना, इसकी में चार्ज है। अब देखिए ये क्या होगा, कंसिडर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी डेल्टा। चार्ज डेंसिटी के बारे में हम लोगों को बताए थे आपको, यहाँ पर इसका चार्ज डेंसिटी है लैम्डा होगा। ठीक है, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं चार्ज डेंसिटी लैम्डा। if we want to find the magnitude of electric field on point P located at a distance r, है ना, at an r, कहने का मतलब है इस इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर से हम लोग r डिस्टेंस पे एक r डिस्टेंस हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं। r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, ये डिस्टेंस यहाँ का r है, ये पॉइंट P है। ठीक है, located at a, then first we have to consider a Gaussian surface according to the symmetry। अब आपको पता है कि गॉसियन सरफेस हमेशा सिमेट्री फॉलो करता है, सिमेट्री लॉ फॉलो करता है। तो हम लोग एक सिमेट्रिकल इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कल आपको बताया गया था कि ये जो गॉसियन सरफेस है ये अगर एक स्ट्रेट पॉइंट चार्ज का होता है स्फेयर, है ना, और उसी तरह से लाइन चार्ज अगर वो होगा तो उसके लिए हम लोग सिलेंडर कंसिडर करते हैं। तो इसका गॉसियन सरफेस एक हम लोग मान लेते हैं सिलेंडर। ये भी इनफाइनाइट लेंथ तक जाएगा, जिस तरह से वायर है ये भी इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहा है। ठीक है, सो द गॉसियन सरफेस शुड बी अ सिलिंड्रिकल शेप, सिलिंड्रिकल शेप का है ये, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ये सिलेंडर का रेडियस कितना हो गया, इस पॉइंट को आप कंसिडर कर लीजिए। ये आर लेंथ का होगा, ये आर रेडियस हुआ। ये पॉइंट पी हुआ। ठीक है, ये लेंथ आर हो गया, है ना, ये हम लोग को हो गया। अब देखिए डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट। ठीक है, ये हम लोग देख लिए हैं। अब देखिए आगे सेम फिगर जो हम बनाए थे वो यहाँ पर भी आपको मेंशन्ड है। देखिए इस डायग्राम को आप कंसिडर कीजिए, ये इनफाइनाइट लेंथ का है, ये सिलेंडर भी इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहा है, इनफाइनाइट से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये वायर भी आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाने वाला है। ठीक है, we consider a cylinder of radius r, then we draw a direction of electric field originated from two small length dl। एक स्मॉल हम लोग लेंथ ले लिए हैं यहाँ पर dl, ये स्मॉल लेंथ dl हम लोग कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का है ना, तो हम लोग स्मॉल पोर्शन dl कंसिडर कर रहे हैं इसमें दोनों साइड। अब यहाँ से p का डिस्टेंस देखिए, ओरिजिन से अगर हम लोग इस पॉइंट को ओरिजिन मान रहे हैं, यहाँ से ये एक dl हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं पॉइंट, ये भी dl,
dl है, ठीक है। इसका अब देखिए यहाँ से ये पॉइंट P है, ये r डिस्टेंस पे, r हम लोग का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब इस तरह से अगर इस dl पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस तरह से जाएगा। ये हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आएगा, और ये जो ओरिजिन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो ये दोनों का जो हम लोग कंपोनेंट अगर तोड़ेंगे तो ये इस साइड ई साइन थीटा होगा, ई साइन थीटा, और सिमिलरली इस साइड ई साइन थीटा, और ये ई कॉस थीटा। इसके कारण और इसके कारण भी इसका कंपोनेंट ई कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो चार्ज इसका कितना होगा, अगर चार्ज हम लोग डेंसिटी माने थे, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग माने थे लैम्डा, है ना, तो टोटल चार्ज कितना होगा, इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल इंटू डी एल। यहाँ पर डी एल लेंगे क्योंकि स्मॉल हम लोग लेंथ लिए है, कंप्लीट लेंथ होता तो एल होता, ठीक है। अब ये हम लोग समझ गए फिगर से। अब देखिए बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, कंपोनेंट ऑफ साइन थीटा। अब ये सिमिलर मैग्नीट्यूड का है, सेम मैग्नीट्यूड का है ये, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में भी है, तो कैंसिल आउट कर देंगे, ये कैंसिल इसको कर देगा। अब देखिए बचेगा हम लोग के पास क्या, ई कॉस थीटा, दोनों का कंपोनेंट हम लोग को बचेगा। तो टोटल कितना आएगा, क्योंकि cos theta add together and resultant direction of electric field becomes in a रेडियली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, फाइनली ये रेडियल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये बच जाएगा हम लोग का, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज ऑलवेज रेडियली परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। कहने का मतलब है, अब देखिए आप इसको फिगर से फिर से समझ लीजिए, एक नए फिगर से। ये मान लीजिए लेंथ हुआ, सिलेंडर हुआ, जो गॉसियन सरफेस है, ये परपेंडिकुलर लाइन है जिसका सरफेस चार्ज है लैम्डा। तो टोटल चार्ज क्या होगा, इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एल हम लोग माने हैं, ठीक है। अब देखिए ये कंपोनेंट लास्ट में ई कॉस थीटा, जो डीएल के कारण यहाँ बच रहा था, साइन थीटा आपस में कैंसिल हो गए, बचेगा ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ठीक है। ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बच गया, ई साइन थीटा वाला अपने आप को कैंसिल कर दिया। तो फाइनल क्या आया, फाइनल अगर हम लोग सब कुछ को इरेज कर दे, है ना, तो हम लोग को फाइनल कंक्लूजन यही होगा कि एक लाइन चार्ज है, उसका हमेशा एक लाइन चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, उसका क्या होता है, गॉसियन सरफेस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, यही इसमें बताने गया है। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज ऑलवेज रेडियली परपेंडिकुलर टू द लेंथ। इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि एक परपेंडिकुलर वायर होगा तो उसके अलॉन्ग जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो रेडियली आउटवर्ड आएगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए। For finding the magnitude, we consider a Gaussian surface having three surfaces. ठीक है, first curved surface of cylinder, second upper circular disc of the cylinder, and third lower circular disc of the cylinder। कहने का मतलब है अगर हम लोग कंसिडर करें Gaussian surface तो हम लोग का तीन सरफेस हो गया, एक जो ये सिलेंड्रिकल उसका पोर्शन है, ये इसका सिलेंड्रिकल जो पोर्शन हो गया, ये हो गया उसका लैटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया, जो आप मैथ्स में पढ़े हैं, है ना, कर्व सरफेस एरिया जो है, तो ये इसका एक सरफेस हो गया। एक सरफेस ये ऊपर का हो गया, ऊपर का जो ये सरफेस हो गया, ऊपर का सर्कल, और एक नीचे का सर्कल। तो तीन सरफेस यहाँ का हो गया ना गॉसियन सरफेस में। एक फर्स्ट है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सेकंड है अपर सर्कुलर डिस्क, अपर सर्कुलर डिस्क, तो ये फर्स्ट एरिया, ये सेकंड एरिया, ये सेकंड एरिया मान लीजिए, और ये थर्ड हो गया, थर्ड है लोअर सर्कुलर डिस्क ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। इतना आपको कंसिडर करना है। अब आगे देखिए, अब देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोग पढ़े थे
ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ई डॉट, ये सर्कल आपको रिप्रेजेंट करता है कि ये क्लोज सरफेस है ना, क्लोज सरफेस एरिया है, 3D स्ट्रक्चर है, क्लोज सरफेस है। ई डॉट डी एस दोनों वेक्टर कंपोनेंट है, इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग गॉस थ्योरम में पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, ठीक है। अब देखिए टोटल सरफेस क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा E3, और एक E2 यहाँ से आएगा। तो हम लोग टोटल क्या कंसिडर करें, E1 डैश इज इक्वल टू E2 E1 DS1 ये E1 D1 E1 DS1 प्लस, सब क्लोज है, इसको क्लोज रखिए, हम लोग टोटल सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ लिख रहे हैं E2 DS2 प्लस E3 DS3, ठीक है। ये तीनों सरफेस हम लोग कंसिडर कर लिए, 1 2 और 3, ये तीनों के लिए। अब इज इक्वल्स टू टोटल क्या होगा, इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तीनों का सम क्या होगा, इज इक्वल्स टू क्यू नॉट, क्योंकि हम लोग को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गॉसियन सरफेस से आता है, तो टोटल चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है इसका वैल्यू। अब देख लीजिए इसमें, अब E1 आपका कांस्टेंट हो जाएगा, आपको पता है इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DS1 होगा, ठीक है। सिमिलरली तो E1 इज इक्वल्स टू, अब इस कर्व सरफेस एरिया का हम लोग देख रहे हैं, लेंथ हम लोग अगर इस सिलेंडर का लेंथ L मान लिए हैं, तो देखिए E1 आपका बाहर आ जाएगा, क्योंकि E1 कांस्टेंट रहेगा, जो उसमें आपको पहले से है इलेक्ट्रिक फील्ड, वही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, वो तो वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट रहेगा। इसमें जो आपको फिक्स एक सरफेस में है वही इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ रहेगा, बार बार तो चेंज करने वाला नहीं है। तो E1 अगर कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले आए, तो ये बाहर आ गया, तो आपका क्या हो गया, E1 इंटीग्रेशन ऑफ DS1 इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब E1 क्या हो गया, आपको पता है 2πRL होता है इसका, अगर इंटीग्रेशन हम लोग टोटल करेंगे सरफेस एरिया का, है ना, तो πRL हम लोग मानते हैं, तो 2πRL हो जाएगा इसका, ठीक है। इंटीग्रेट हम लोग टोटल करेंगे, 2πRL हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में, मैथ्स में आप अच्छे से पढ़िएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब इसको टोटल 2π, अभी E इज इक्वल टू क्या हो गया, अब डायरेक्ट इसे यहाँ पर इक्वेट कर दीजिए आप, डायरेक्ट इक्वेट कर दीजिए, E1 इज इक्वल टू पाई बाई 2πR एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब ये क्या आ गया आपका, इज इक्वल टू 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अगर हम लोग 2 ऊपर ले जाएंगे, अगर ऊपर नीचे से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग कहने का मतलब है इंटू टू अगर कर लेंगे, तो क्या होगा, 2 पाई 2 लैम्डा बाई 2 पाई 4 पाई, सॉरी यहाँ देख लीजिए, 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है, ये हो जाएगा। सेम वहीं पर केस आ गया, तो अब 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इस देखिए, अब यहाँ पर आपको अब पता है 1/4 पाई, आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग के कंसिडर करते हैं, ये हम लोग को पता है। अब यहाँ के का वैल्यू पुट कर दीजिए, आएगा क्या आपका फाइनल 2 लैम्डा बाई KR, ठीक है, ये आ गया, है ना। या उसी को आप ऊपर ले जाइएगा, इसको 4 पाई एप्सिलॉन 2 K बाई लैम्डा R हो जाएगा, है ना। तो इसका वैल्यू देखिए ये आ गया है, ठीक है, इसको कंसिडर कीजिए आप, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा इसको कंसिडर करने पे, तो 2 K लैम्डा बाई R, ठीक है, ये आ जाएगा। सेम वहीं पर केस आपको दिया हुआ है, लैम्डा है आपका सरफेस
चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब इसका वेक्टर साइन पे आपको कंसिडर करना, कुछ नहीं करना है इसमें, टू वेक्टर साइन आपको कंसिडर करना है, इसके लिए कुछ नहीं करना है। देखिए फाइनल आंसर क्या हो गया, E1 इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। ये आपको आ गया आंसर, है ना। अब आर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसका मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर का क्वांटिटी आपको पता है, किसी भी एक क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बनाना है तो उसके अलावा जो यूनिट वेक्टर है उससे हम लोग मल्टीप्लाई इसको करेंगे, तो वही यहाँ पर किया गया है। ई इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा, जो इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है या नॉर्मल वेक्टर जो बोलते हैं हम लोग, वो हम लोग कंसिडर करेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा, ठीक है। जो उसके परपेंडिकुलर जो हम लोग नॉर्मल मानते हैं, मैथ्स में आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, है ना। तो जो एक नॉर्मल वेक्टर अगर आ जाता है तो उसके कारण उसका डायरेक्शन भी आ जाता है नॉर्मल वेक्टर के कारण, वही यहाँ पर किया गया है। वेयर एन इज द रेडियल यूनिट वेक्टर, रेडियल यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इन द प्लेन नॉर्मल टू द वायर प्लेन, कहने का मतलब ये जो प्लेन है वायर का, उससे नॉर्मल में परपेंडिकुलर में जो वेक्टर आता है यूनिट वेक्टर, है ना, उसको हम लोग नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। एन कैप हम लोग करते हैं उसको रिप्रेजेंट, एन कैप, ठीक है। वेर ई इज, अब हम लोग को पता चल गया ई इज डायरेक्टेड आउटवर्ड इन लैम्डा, ठीक है। ई हम लोग को बारे में पता चल गया कि ये बाहर आएगा, आउटवर्ड है, ठीक है, डायरेक्ट आउटवर्ड। लैम्डा इज पॉजिटिव एंड इनवर्ड इन लैम्डा इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव होगा, अगर लैम्डा पॉजिटिव होगा, कहने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर आएगा तो ये इनवर्ड होगा, है ना, ये आउटवर्ड आएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज है इसमें, वायर में पॉजिटिव चार्ज है तो ये आउटवर्ड आएगा, तो वही अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ रहता तो इनवर्ड रहता। अगर ये नेगेटिव चार्ज रहेगा यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव चार्ज रहता तो ये इनवर्ड आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये ग्राफ आप देख लीजिए, अब ये ग्राफ इसका देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ है, हम यहाँ पर ग्राफ बना दे रहे हैं। ये ग्राफ कभी पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ क्या बनेगा, ये हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है ना, ठीक है। देख लीजिए इसका ग्राफ, ये रेडियस, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, रेडियस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा, है ना। ये देखिए यहाँ पर मैक्सिमम रहेगा जब आर कम होगा आपका, आर स्मॉल, अब जैसे जैसे आर का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा आपका, है ना। ये हाइपरबोलिक कर्व है आपका। आगे देखिए, अब सिमिलर केस आप ले लीजिए, जैसे अभी हम लोगों ने लाइन चार्ज के बारे में पढ़ा, है ना। अगर एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज होगा, है ना, तो उसके उस केस में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब देखिए हम लोग एक शीट के कारण, अगर इनफाइनाइट लॉन्ग शीट होगा तो उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब एक, आप दोनों केस में आप एक चीज कंसिडर कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म के केस में ये केस कंडीशन नहीं अप्लाई होगा, है ना। क्योंकि अगर एक फील्ड हम लोग हमेशा कंसिडर करते हैं यूनिफॉर्म का केस में, नॉन यूनिफॉर्म का केस नहीं हम लोग को लिया जाता है, वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिए, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज है इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है। अब ये प्लेन शीट हम लोग एक कंसिडर कर रहे हैं, एक प्लेन शीट है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट है। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेन शीट है ना। अब इसके बारे में देखिए केस क्या है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम एन इनफाइनाइट शीट, ये इसका लेंथ इनफाइनाइट है, विड्थ भी इनफाइनाइट है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक होगा, है ना, ये भी
इन्फिनिटी तक है, ठीक है, यहाँ से भी इन्फिनिटी तक है, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, है ना। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इनफाइनाइट शीट हैविंग अ सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा सिग्मा मान लिए हम लोग इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखिए, एंड अ पॉइंट पी इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ दिस शीट। जैसे हम लोग सिमिलर लाइन का चेंज, लाइन का इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन का केस में जो हम लोग कंसिडर किए थे, सेम यहाँ पर शीट का केस में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है जो एक पॉइंट हम लोग पी कंसिडर किए हैं, है ना, जो पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे, आप मान लीजिए इसको आर डिस्टेंस पे लोकेटेड है ओरिजिन से, जो उसका मेन पॉइंट है ना, या मिडिल पॉइंट आप इसको मान लीजिए, किसी पॉइंट से वो लोकेटेड है पी का डिस्टेंस, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है ना, इस कारण से क्या देखिए हम लोग पी कंसिडर कर रहे हैं उसको। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी, अब पी में डायरेक्शन क्या होगा, सिमिलर हम लोग वही कंसिडर करेंगे, एक छोटा स्मॉल सरफेस यहाँ पर कंसिडर करेंगे, है ना, वो लाइन था, यहाँ पर स्मॉल सरफेस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इसका इस तरह से पास होगा, सिमिलरली E2 इस तरह से पास होगा। अब इसका कंपोनेंट अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, मान लीजिए आप कंसिडर कीजिए थीटा एंगल बन रहा है, तो इसका कंपोनेंट टूटेगा, तो ये E1 साइन थीटा बनेगा, E1 साइन थीटा, और ये E2 साइन थीटा होगा, साइन थीटा। और इसका कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में होगा E1 कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट, और इसका कंपोनेंट होगा आपका E2 कॉस थीटा, ठीक है। ये टोटल हम लोग कंसिडर कर लिए हैं। अब देखिए साइन वाला जो है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, है ना, वो देखिए इसमें कैसे हम लोग को निकालना है ना। वी कंसिडर टू स्मॉल सरफेस डीएस, डीएस हम लोग सरफेस है ये डीएस, इसको मानिए कंसिडर किए हम लोग, ठीक है। देन दी स्मॉल सरफेस बिहेव लाइक अ चार्ज इक्वल टू, अब देखिए टोटल चार्ज इसमें कितना होगा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू सरफेस डेंसिटी इनटू डीएस, हम लोग जो टोटल सरफेस माने हैं, है ना, सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी, पी से इक्वल डिस्टेंस पे है, कहने का मतलब है ये जितना दूरी है ओ ए और ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे है, बिहेव लाइक अ चार्ज, ठीक है, ऑन पॉइंट दिस चार्ज इज E1 एंड E2, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण वहां पर पॉइंट पी पे होगा E1 और E2 जो हम आपको समझाए हैं, ठीक है। देन इफ वी वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट देन वी शुड मेक अ कंपोनेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग कंपोनेंट डिवाइड कर दिए हैं, ड्यू टू हैविंग सेम चार्ज एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी, E1 इज इक्वल टू E2। अब E1 और E2 इक्वल हो जाएंगे हम लोग, क्योंकि देखिए सिमिलर हम लोग डिस्टेंस भी, ये जो डिस्टेंस हम लोग लिए हैं कंसिडर कर दिए x, तो ये भी x होगा, दोनों डिस्टेंस भी सेम है ना, इस कारण से क्या होगा कि E1 और E2 सेम हो जाएगा, तो E1 E2 सेम है तो उसका साइन कंपोनेंट है ये अपोजिट है, तो ये और ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा इनका E1 cos थीटा E2 cos थीटा, ये दोनों से कंपोनेंट इसका बच जाएगा, वही इसमें कंसिडर किया गया है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन इनफाइनाइट प्लेन शीट इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, सिमिलर जैसे लाइन का केस में था, वायर का केस में था, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के केस में, सिमिलरली शीट का केस में भी वही हम लोग को आ रहा है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज है वो प्लेट, है ना, और उसका गॉसियन सरफेस हम लोग ले लिए हैं, तो उसके कारण जो आउटवर्ड आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमेशा आउटवर्ड ही रहेगा, जो फील्ड रहेगा वो आउटवर्ड रहेगा, है ना, और नेगेटिव के केस में इनसाइड रहेगा, अगर ये नेगेटिवली चार्ज रहता तो इनसाइड आता, और रेडियली इनसाइड और इसमें रेडियली आउटवर्ड, यही आपको समझना है इसमें। अब देखिए मैग्नीट्यूड उसका क्या हो जाएगा, हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले, इसका डायरेक्शन हम लोग को पता चल गया, आउटवर्ड होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड देख लीजिए, सिमिलर केस है लाइन वाला का केस में, जो वायर का केस में था वही इनफाइनाइट इसका केस में भी है। टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर फाइंडिंग मैग्नीट्यूड वी कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस हम लोग कंसीडर किए हैं, है ना, हैविंग थ्री सरफेसेस। फर्स्ट राइट सर्कुलर सरफेस ऑफ सिलेंडर, हम लोग एक सिलेंडर कंसीडर इसमें किए हैं,
देखिए ये सिलेंडर एक कंसिडर हम लोग किए किसी भी, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग है ना, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, पर्टिकुलर पोर्शन भी हम लोग ले लिए हैं। यहाँ एक पोर्शन कंसिडर, यहाँ से पास होते हुए जा रहा है एक सिलेंडर। यहाँ से देखिए तीन सरफेसेस का हो गया, एक यहाँ से पास होगा E2, एक E3 यहाँ से पास होगा, और एक E1 यहाँ से पास हो जाएगा। दो ठो ये सर हो गया आपका सर्कल, और एक ये कर्व सरफेस एरिया है ना, कर्व सरफेस। हर डायरेक्शन से पास होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कारण से पहला क्या है आपका राइट सर्कुलर सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। दूसरा क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस जो है ये आपका ये कर्व सरफेस से हुआ। और थर्ड है लेफ्ट सर्कुलर सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। लेफ्ट सर्कुलर जो है, एक है राइट सर्कुलर, एक है लेफ्ट सर्कुलर, और एक है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कहने का मतलब इसको हम लोग समेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हो सकता है एक चार्ज वहाँ पर नहीं है, टोटल हम लोग चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, उसके बाद टोटल हम लोग उसको सम कर देंगे, है ना। क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर स्मॉल पोर्शन लिए हैं, उसके बाद इसी पोर्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग बाकी जगह उसको मल्टीप्लाई समेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं टोटल चार्ज उसमें कितना होगा, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट डी एस, हम लोग देखे थे ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हुआ। सिमिलरली केस आपका क्या होगा, यहाँ देखिए E1 DS1 प्लस E2 DS2 प्लस E3 DS3, क्योंकि तीन ही सरफेस है ना, तीन ही सरफेस है, इज इक्वल टू टोटल। अब यहाँ का समीशन क्या हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉसियन सरफेस के कारण, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का साइन थीटा का जो कंपोनेंट है वो तो अपने आप को कैंसिल आउट कर दिया है। हम लोगों ने देखा था अभी पिछले फिगर में कि साइन का जो कंपोनेंट है आपस में वो कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि अपोजिट इक्वल और अपोजिट है तो कैंसिल कर देंगे। अब देखिए इसका बचेगा कॉस थीटा, तो E1 DS1 कॉस थीटा, E2 DS2 कॉस थीटा, E3 DS3 कॉस थीटा इज इक्वल टू टोटल समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये देखिए क्या होएगा, अब आपको पता है कि जो यहाँ से निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा है, E2 भी कांस्टेंट रहेगा और E3 भी कांस्टेंट रहेगा और E1 भी कांस्टेंट रहेगा। तो कहने का मतलब है कि E1 हम लोग बाहर ले सकते हैं और समेशन होगा टोटल हम लोग सरफेस का DS1, और E3 हम लोग बाहर ले लेंगे तो समेशन DS3 हो जाएगा, ठीक है। और E2 हम लोग अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस सरफेस में यहाँ से तो चार्ज आउटवर्ड निकल नहीं रहा है ना, तो ये जो कंसिडर हम लोग करेंगे नहीं। देखिए जो रेडियली आउटवर्ड हम लोग का जो सर्कल से निकल रहा है वो सर्कल से ही पोर्शन से निकलेगा, तो उसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। E2 अभी जो वहां से कर्व सरफेस वाला हम लोग कंसिडर कर नहीं रहे हैं अभी, इस कारण से क्या होगा देखिए E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E हम लोग कंसिडर कर लिया, और DS1 इज इक्वल टू DS3 इज इक्वल टू S, क्योंकि दोनों सेम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि देखिए आप एक सिलेंडर कंसिडर किए हैं, तो इस सिलेंडर अगर ये है, एक सिलेंडर का केस में क्या होता है कि जो इसका एरिया होता है वो सिमिलर इसका भी एरिया होगा, है ना। ये सरफेस टोटल जो एरिया होगा वो एरिया सिमिलर होगा, तो वही इसमें केस किया हुआ है, एस मान लिए। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से निकल रहा है वही इस एरिया से भी निकलेगा ना, क्योंकि एरिया आपका कांस्टेंट ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही लिखेगा, इसीलिए ई हम लोग मान लिए। और टोटल क्यू इज इक्वल्स टू, क्यू हम लोग टोटल समेशन कर दिए हैं 2 इंटू सिग्मा इंटू एस, ठीक है, टोटल आ गया। देन 2 ES इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन बाई सिग्मा। अब फाइनल क्या आ गया आपका, हम लोग को पता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका केस आ गया आपको फाइनल, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसका वेक्टर साइन करने के लिए कुछ आपको करना नहीं रहता है, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ एन वेक्टर खाली आपको जोड़ देना है, एक नॉर्मल वेक्टर हम लोग को जोड़ देना रहता है जो प्लेन जो है इसका उससे परपेंडिकुलर होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ अ शीट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस एंड दिस डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। डायरेक्शन उसका क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा, और वो डिपेंड नहीं करता है दूरी पे, वो जो दूरी है ये जो
डिस्टेंस आपको हम आपको दिखाए थे, इस डिस्टेंस पे वो आपको नहीं लेना है, समझे, इस पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिस्टेंस अगर r होगा, ये अगर r हुआ, ये डिस्टेंस अगर r हुआ, या डिस्टेंस अगर 2r हुआ, या 3r हुआ, है ना, इससे हम लोग को मतलब नहीं रहता है ना। हम लोग को पता है कि जो बस एरिया पर डिपेंड करेगा, ये जितना एरिया दिया हुआ है उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को बाहर आएगा, बस यही हम लोग को कंसिडर करना है। अब देख लीजिए, वही इसमें भी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्म, और उसका डायरेक्शन भी बता गया है, उसका नॉर्मल आता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल वेक्टर एक ऐड किए, इसको वेक्टर नोटेशन के लिए हम लोग ये जो एन कैप ऐड किए है ना, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा एन कैप बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एन वेक्टर है ये नॉर्मल वेक्टर होगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा हम लोग नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ शीट होगा, जो प्लेन का शीट है उसका नॉर्मल डायरेक्शन से हम लोग का होगा। यही हम लोग को जानना है इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज शीट ऑफ चार्ज, है ना, वो क्या होता है हम लोग, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लार्ज शीट ऑफ चार्ज के लिए, एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हैविंग sigma surface area density and a point P is located in the front of the sheet and we have to consider find the direction magnitude of the electric field। ठीक है, आगे देखिए, अब एक शीट के कारण क्या होता है वो आप जान लीजिए। अब देखिए, लास्ट हम लोग जो डेरिवेशन किए थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या पता है कि एज पर द अबव डेरिवेशन वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, अब हम लोग को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि मैग्नीट्यूड कितना होता है पी का, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, वी कंसीडर गॉसियन सरफेस, हम लोग को फिर से वही गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है, राइट सर्कुलर, है ना, सेकंड कर्व सरफेस एरिया, और थर्ड अकॉर्डिंग टू लेफ्ट, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर केस हम लोग को, जैसे हम लोग को लास्ट में कंसिडर किए थे, सिमिलर आपको यहाँ भी कंसिडर करना है। एक कर्व सरफेस एरिया ये होगा, एक ये आपका हो जाएगा सर्कुलर एरिया, और एक ये लेफ्ट सर्कुलर, एक राइट सर्कुलर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोग को पता है समे टोटल फ्लक्स होता है समेशन ऑफ चार्जेस बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स क्या होगा, सिमिलर हम लोग केस में निकाले थे, टोटल इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो गया। अब सिमिलरली जैसे हम लोग लास्ट केस में कंसिडर किए थे, तो ई वन इज, हम लोग टोटल उसको कंपोनेंट तोड़ देंगे तीनों सरफेस के लिए, तो ई वन डॉट डी एस वन प्लस ई टू प्लस डी एस टू प्लस ई थ्री प्लस डी एस थ्री, ठीक है। अब सिमिलर आपको पता है कि उसका साइन थीटा कंपोनेंट आपस में कैंसिल का आउट कर देता है, तो उसका कॉस थीटा कंपोनेंट खाली बचेगा, तो सिग्मा ई वन डी एस वन कॉस थीटा, ई टू डी एस टू कॉस 90, कॉस 90 हो जाएगी, व्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा, कॉस 90 हम लोग को जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर हम लोग लास्ट में भी यही देखे थे, लास्ट केस में भी वही था, और सिमिलर ई टू डी एस थ्री कॉस जीरो, ठीक है। अब हम लोग का टोटल कंपोनेंट कितना आ गया, क्योंकि ई वन कॉन्स्टेंट है, ई थ्री भी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि जो एक टोटल सरफेस एरिया से निकल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना, क्योंकि ये एरिया सरफेस एरिया कांस्टेंट रहता है उसका सिलेंडर का केस में। तो ई वन डी एस वन प्लस ई थ्री डी एस थ्री इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नाउ ई वन ई टू सेम है हम लोग को, क्योंकि पॉइंट चार्ज जो हम लोग लिए हैं वो सेम डिस्टेंस से निकला हुआ है ना। तो ई वन इज इक्वल टू ई टू इज इक्वल टू ई होगा, डी एस वन इज इक्वल टू डी एस थ्री इज इक्वल टू एस होगा। तो सिग्मा क्यू क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एस, टोटल सरफेस जितना हो गया हम लोग इसके अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि एक चार्ज पर यूनिट आपका एरिया, है ना, इंटू हम लोग टोटल एरिया अगर कंसिडर कर रहे हैं एस, ये एरिया, अगर एस हम लोग टोटल एरिया कंसिडर कर रहे हैं, तो टोटल कितना आएगा एस इंटू एस, ये आ जाएगा आपका टोटल चार्ज क्यू हो जाएगा,
अगर टोटल चार्ज Q बाई एस इंटू एस, तो ये आपका चार्ज आ जाएगा Q आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिग्मा इंटू एस हो गया आपका, टोटल चार्ज आ गया। अब ये किसके बराबर है, 2 ES, यहाँ से ES 2 ES हो गया इंटू एस इज इक्वल टू सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो गया। अब क्या आ गया इसमें, अब दो एरिया का आप इसको इक्वेट कर दीजिए यहाँ से डायरेक्ट, देखिए 2 ES इज इक्वल टू सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट, हम लोग को ये पता चल गया एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब इसको कंसिडर कीजिए ई क्या होगा, एस एस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ से। अब इसका सिमिलरली इसका अगर आपको वेक्टर सिग्निफिकेंस चाहिए तो क्या करना होगा आपको, सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा, एन कैप इसमें लगा दीजिए, ये वेक्टर नोटेशन इसका आ गया है। एन कैप आपको हम अभी भी पता चला है, आप बताए भी हैं आपको क्या होता है। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ अ शीट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, सिमिलर केस है, डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करेगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन शीट। सिमिलर केस में जो पिछले बार प्लेन के केस में कंसिडर किए थे, शीट का केस में वही होगा, है ना, यही यही डिस्कस डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक आपको हम बता दे रहे हैं कि स्फेरिकल के लिए क्या आता है। आपने देखे, हम लोगों ने देखा पहला लाइन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का केस, दूसरा देखा इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन का केस, तीसरा इनफाइनाइट लॉन्ग शीट का केस। अब हम लोग को क्या देखना है, फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, अगर एक शेल होगा, स्फेरिकल शेल होगा, है ना, उसमें क्या केस आएगा। अब देखिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर, ये थिन स्फेरिकल शेल हुआ, ये थिन स्फेरिकल शेल है, ठीक है, इसका रेडियस आर हो गया, है ना। यहाँ से पी डिस्टेंस पे हम लोग एक पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट पी हुआ, ये पी पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, एक पॉइंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं आर डिस्टेंस पे, ठीक है। अब इसके अक्रॉस हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना। सिमिलर हम लोग उसी तरह से लेंगे, देखिए एंड द टोटल चार्ज एट द थिन स्फेरिकल शेल इज इक्वल टू क्यू, टोटल अगर इसमें चार्ज हम लोग का अगर क्यू माने गए हैं, है ना, दिस चार्ज इज कंसंट्रेटेड ऑफ द सेंटर, और ये भी माना गया है कि ये जो चार्ज क्यू है ये सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, ये क्यू चार्ज हम लोग यहाँ मान ले रहे हैं, ठीक है। वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी, पी पे हम लोग को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। वो क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द सेल, इनसाइड द सेल, है ना, हम लोग को टोटल कंसिडर करना है, आउटसाइड कितना होगा इनसाइड कितना होगा शेल का, ये हम लोग जानना है। तो पहला पहला केस आप देख लीजिए, व्हेन द पॉइंट पी इज लोकेटेड आउटसाइड द शेल, ठीक है, ये पॉइंट अगर पी बाहर शेल से लोकेटेड है तो क्या होगा, if a point P is located at a distance r from the center of the spherical cell, then first we consider Gaussian surface of radius r, एक r का हम लोग को Gaussian surface कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग लोकेट आउटसाइड कर रहे हैं, आउटसाइड के लिए हम लोग बताए थे एक P बाहर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ये P पॉइंट है r डिस्टेंस पे, वेयर r इज वेयर r इज ग्रेटर देन r, ये आपको पता है क्योंकि रेडियस r है, r से बड़ा है, बाहर हम लोग एक पॉइंट प्लेस कर रहे हैं, तो अब क्या होगा इसका देखिए केस, outside if a point P is located distance r from the center of spherical shell से, then we consider a Gaussian surface of a radius r, ठीक है, ये जो r है ये Gaussian surface हम लोग कंसिडर करेंगे, ये टोटल कंप्लीट Gaussian surface r का रेडियस का हम लोग करेंगे, रेडियस r,
ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द डायग्राम डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमिलर ऑन अ पॉइंट पी, क्योंकि हम लोग को पता है जब भी रेडियस का स्फेयर का केस होगा तो रेडियली आउटवर्ड होता है ना, तो वो आउटवर्ड का केस में ई और एस का सेम पॉइंट पे दिखा रहा है ना। सो द गॉसियन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, टोटल फ्लक्स जो हम लोग बताए हैं आपको, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो गया। अब टोटल फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट डी एस हम लोग देखे हैं इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखिए एक ही कंपोनेंट इसका आएगा, क्योंकि साइन थीटा का फिर हम लोग कंपोनेंट लेंगे वो कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका ई डॉट डी एस, क्योंकि ये एक दूसरे पे अगर अगर कुछ एंगल बना रहे हैं, अगर ई और डी एस अगर आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं, है ना, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर अगर थीटा कुछ एंगल रहता, एनी एंगल, तो क्या होता है कि कुछ उसमें उसके बीच में डिफरेंस आता है। अब क्या है कि यहाँ पर दोनों सेम पॉइंट पे हैं, देखिए ई और एस सेम पॉइंट पे है, तो इसका कॉस थीटा जीरो होगा, कॉस जीरो होगा दोनों के बीच में, दोनों आपस में पैरेलल है ना, तो जीरो होगा यहाँ पर 0 डिग्री, तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ई डी एस देखिए ई डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री, ठीक है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब कॉस 0 1 होगा, तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ई कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा, डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए टोटल डी एस क्या हो जाएगा, डी एस हम लोग को क्या होगा, ये स्फेयर है, तो टोटल एरिया इसका क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा है, इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया क्यू बाई एप्सिलॉन। अब क्यू क्या हम लोग का दिया हुआ है, टोटल क्यू अगर हम लोग को बोला गया है, यहाँ देख लीजिए E इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, सिग्मा क्यू क्या है, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू क्यू दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्यू मेंशन है ना, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड साइड ले आइएगा तो क्या होगा, E इज इक्वल टू यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E आएगा क्या आपका, क्यू बाई 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब हम लोग को ये पता है कि 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के होता है। अब यहाँ के का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू बाई क्यू इंटू के 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, या इसको लिख सकते के क्यू बाई r स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब ई आउटसाइड आपका क्या आ गया, क्यू बाई सेम ये आ गया, यही चीज है, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई r स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आएगा। वेक्टर नोटेशन आपको करना है तो कुछ नहीं करना है आपको, ई आउटसाइड इज इक्वल टू के क्यू बाई r स्क्वायर, एन एन कैप आ जाएगा, यूनिट वेक्टर ऐड हो जाएगा आपका, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, बस ये सिमिलर केस है इसमें, ठीक है। अब आगे इसका देखिए, अगर इनसाइड होगा पॉइंट तब, अब दूसरा केस आप कंसिडर कीजिए, व्हेन द पॉइंट P इज लोकेटेड ऑन द स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, ऑन द स्फेरिकल सरफेस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, है ना। तीन केस हम लोग ले ले रहे हैं, है ना। पहला क्या था, आउटसाइड, आउटसाइड के केस में क्या हुआ हम लोगों ने अभी देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा, क्या उसका वैल्यू होता है ना, वो लिख लीजिए यहाँ पर अलग से, E इज इक्वल टू के क्यू बाई r स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा इनसाइड, अब अगर इस पॉइंट पे ही लोकेटेड है, अब दूसरा केस देखिए, अगर
ये जो आर का वैल्यू है, अगर ये पॉइंट सेम पॉइंट पे, अगर उसी पॉइंट पे लोकेटेड है, अगर ये स्फेयर हो गया, इस पे क्यू चार्ज है, अब इसी पॉइंट पे ही लोकेटेड है ऑन द स्फेयर, अगर ये सरफेस है आर, और इसी पॉइंट पे पी भी पॉइंट है इसका सरकमफेरेंस में, इसके सरकमफेरेंस में अगर पॉइंट पी भी है लोकेटेड, तब क्या होगा, व्हेन द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द स्फेरिकल सरफेस, ऑन द स्फेरिकल सरफेस अगर लोकेटेड है, सो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बिकम्स आर, जो इसका डिस्टेंस आर था, हम लोग आर कंसिडर किए थे इसको, ठीक है। देन आर इज इक्वल टू आर, ठीक है। जो पहले गॉसियन सरफेस आर हम लोग कंसिडर किए थे, जो बाहर कर लिए था, वो सिमिलर हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड वाला जो हम लोग केस में कंसिडर किए थे, आर और सेम इक्वल हो जाएगा, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट इलेक्ट्रिक फील्ड सेल इज इक्वल टू वही सेम हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई ऑन, ये ई आउटसाइड का था, ये ऑन इज इक्वल टू सेम होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, वेयर आर इज इक्वल टू आर ऑन द सरफेस हो जाएगा, ये केस है, सिमिलर सिंपल केस है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप प्रीवियस वाला जो केस देखे थे आउटसाइड, उसमें क्या करना है, बस आपको रेडियस जो हम लोग को आर दिया हुआ था, और आउटसाइड जो रेडियस आपका स्मॉल आर था, और इनसाइड उसका रेडियस जो था वो स्मॉल आर था, वो दोनों इक्वल हो जाएगा, बस आपको इक्वेट कर देना, सिमिलर हो जाएगा। अब तीसरा केस देखिए, व्हेन द पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड इनसाइड द स्फेरिकल सेल, अगर ये पॉइंट चार्ज है ना, अगर हम लोग ये केस देख ले रहे हैं, ये टोटल अगर क्यू चार्ज ये होगा, क्यू चार्ज है, अब एक पॉइंट हम लोग इसका टोटल आर डिस्टेंस है, कैपिटल आर हम लोग को माने थे, एक आर रेडियस का है ये, है ना, जो क्यू सरफेस जो हम लोग को दिए थे क्यू चार्ज था, वो आर रेडियस का था, स्फेरिकल शेल, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक पॉइंट, इस टोटल आर है, बड़ा आर के अंदर एक छोटा पॉइंट हम लोग पी ले लिए हैं जो स्मॉल आर का है, स्मॉल आर जो डिस्टेंस हम लोग पहले आउटसाइड लिए थे, अब इनसाइड हम लोग एक पॉइंट ले लिए, तो यहाँ भी एक सरफेस बनेगा। अब देखिए क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, व्हेन अ पॉइंट इज लोकेटेड इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इट मींस आर इज लेस देन आर, ठीक है, ये आर बड़ा आर से अंदर हो जाएगा, कहने का मतलब उससे स्मॉल होगा, है ना, क्योंकि वो इनसाइड आ गया है पॉइंट शेल के अंदर। मान लीजिए ये शेल हुआ, एक ये बड़ा शेल हुआ, इसका चार्ज क्यू था, और इसका रेडियस कैपिटल आर था। अब हम लोग क्या हुआ कि एक स्मॉल चार्ज हम लोग कंसिडर किए पी पॉइंट पे, एक पॉइंट पी कंसिडर किए, और इसका डिस्टेंस क्या हुआ, ये टोटल डिस्टेंस आपका था आर, अब एक स्मॉल पॉइंट ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, आर हम लोग कंसिडर किए पी पॉइंट, है ना। अब हम लोग को कहने का मतलब है इस पे क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हम लोग को जानना है। इट मींस आर इज, अब ये देखिए आर, आर इज ग्रेटर देन आर हो गया, ठीक है, इनसाइड आ गया पॉइंट, ठीक है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी अस्यूम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑन विच पी इज लाइक, पी अगर इस पी यहाँ पर ला रहा है, हम लोग गॉसियन सरफेस बना ले रहे हैं, देन अकॉर्डिंग टू द डायग्राम डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमिलर ऑन पॉइंट पी, सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया हम लोग को पता है, Q एप्सिलॉन टोटल समेशन ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स होता है, ठीक है। अब देखिए टोटल फ्लक्स क्या होगा, E डॉट डी एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन Q बाई क्यू समेशन Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये देखिए, अब आपको पता है E डॉट डी एस कॉस थीटा होगा, कॉस 0 डिग्री होगा, क्योंकि वो सिमिलर लाइन पे है, आप देख लीजिए यहाँ पर भी E और S सिमिलर लाइन पे है ना, वो अलाइन है एक दूसरे से, पैरेलल आप कंसिडर कीजिए, अलाइन कंसिडर कीजिए, सब ठीक रहेगा भाई। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू कॉस 0 इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो अब ई आपका कांस्टेंट हो गया, लास्ट केस में भी हम लोग देखे थे, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डीएस हो जाएगा। अब ये टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अब इस पॉइंट पे, इस ये जो हम लोग सरफेस खींचे हैं गॉसियन सरफेस, इस पे चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना है,
इसके अंदर टोटल चार्ज, एक स्फेरिकल सरफेस क्यू है, उसके अंदर इसमें चार्ज कितना होगा, तो इसका चार्ज 0 होगा, क्योंकि जो भी चार्ज है वो तो बाहर है ना, बाहर चार्ज है, ये टोटल स्फेरिकल शेल का चार्ज क्यू है ना, यहाँ तो दिया नहीं है कि कहाँ पर कैसे किस तरह से चार्ज पेश है ना, तो टोटल इंक्लोज अगर जो चार्ज होगा वो तो 0 आ जाएगा, तो सिग्मा सिग्मा क्यू क्या आएगा आपका, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो आप इसको इक्वेट अगर कर देंगे, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो 0 हो जाएगा वैल्यू, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, है ना, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज इंक्लोज बाई गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 0, तो अगर इसको भी हम लोग इंटीग्रेट भी कर देंगे तो एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, ई इज इक्वल टू 0, ठीक है, अल्टीमेटली हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्या होगा, तो कहने का मतलब है आपको ये याद रखना है, हम तीनों को इसको आपको सम कर दे रहे हैं, देखिए एक डायग्राम आपको जो ग्राफ है इससे आपको इजीली अंडरस्टैंड आप कर लाइएगा, इसको समझ में आएगा आपको कि क्या होगा। अब देखिए पहला अगर हम लोग मैक्सिमम केस हम लोग क्या माने थे, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, अब ये देखिए अगर आर लेस देन आर, ठीक है ना, ये केस होगा, ये ग्राफ बनेगा, आर इज इक्वल टू आर है, आर ग्रेटर देन आर है, ठीक है, अगर हम लोग कंसिडर किए थे केस, कहने का मतलब एक इनसाइड है एक आउटसाइड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड ऑन द स्फीयर, या शेल लिखिए, देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनसाइड में, इनसाइड आपका 0 होगा, ई इज इक्वल टू 0, आउटसाइड क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, और इनसे अगर ऑन द सेल होगा तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, वेयर आर इज इक्वल टू आर, सेम हो जाएगा, वही केसेस में बनाया गया है, देखिए मैक्सिमम हम लोग का के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, है ना, वो एक पर्टिकुलर एरिया तक आएगा, कहाँ तक आएगा आपका, आर लेस देन आर, कहने का मतलब ये आउटसाइड का केस में आएगा और ऑन द सरफेस का केस में आएगा, फिर जैसे ही वो इनसाइड आने लगा तो ये धीरे 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 करके ये ग्राफ घट रहा है, ये धीरे धीरे करके ये ग्राफ आपका घट रहा है, और धीरे धीरे अगर पॉइंट पे आएगा, आर अगर इन 0 हो जाएगा, है ना, कहने का मतलब है वो जो स्फेयर था, ये टोटल क्यू चार्ज है, इसका रेडियस आर हो गया आपका, कैपिटल आर मान लीजिए इसको आप, क्वेश्चन में दिया है आर, और एक स्मॉल, हम लोग अगर ये सरफेस घटते चला जाएगा, जैसे अभी यहाँ पर ये डिस्टेंस आर है, स्मॉल आर है, ये घटते हुए फिर घटते घटते अगर 0 आ गया पॉइंट, तो आपका क्या होगा, इन्फानाइट चार्ज, इन्फानाइट जब ये पहुंचेगा तो आर टेंस टू 0 हो जाएगा, जब आर टेंस टू 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का, बस आपको यही जानना, मतलब कहने का मतलब है जैसे ये पॉइंट क्लोज आते जाएगा यहाँ इस डायरेक्शन में, क्लोज आते जाएगा ओरिजिन से, है ना, वो उसका वैल्यू घटते जाएगा, ये अगर इस टोटल एरिया पे अगर आउटसाइड है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, ई इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर ऑन द सरफेस होगा तो भी उसका वैल्यू कांस्टेंट होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन जैसे ये घटना शुरू होगा, ये जैसे घटता शुरू होगा, आर का वैल्यू आर से कम होते जाएगा, कम होते 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 अगर 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी केस में होगा 0, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा एट इन्फिनिटी, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, है ना, ये टोटल आपके लिए क्लियर हो जाएगा इससे, है ना, इसको कंक्लूड आप कर लिए, हम कंक्लूड भी आपको कर दिए हैं कि किस तरह
तरह से केस करता है। आउटसाइड का केस में क्या होता है, इनसाइड में क्या होता है, और ऑन द सरफेस होगा, शेल में होगा तो क्या होगा, ये आपको देख के चलना है ना, क्योंकि ये हर बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब आज देख लीजिए कि कुछ क्वेश्चन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आ गया, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। खैर इसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, an electric dipole when held at 30 degree with respect to a uniform electric field of 10 to the power 4 per coulomb, है ना, experiences a torque of 9 into 10 to the power minus 9 न्यूटन मीटर, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। कहने का मतलब है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्ड एट, देखिए थीटा एंगल दिया हुआ है, एंगल बिटवीन electric field and dipole moment is 30 डिग्री। ठीक है, एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, थीटा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, क्या दिया हुआ है, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ई का वैल्यू दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 कूलम्ब है। ठीक है, यूनिट इसका गड़बड़ हो गया, यूनिट देख लीजिएगा, है ना। अब देखिए, अब एक्सपीरियंस, अब टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क एक्टिंग, टॉर्क एक्टिंग क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 न्यूटन मीटर। ठीक है, आपको यूनिट इस पे दे दिया है। अब आपको निकालना क्या है, डाइपोल मोमेंट निकालना है ना। तो शॉर्ट में हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ वैल्यूज लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी यूनिट कंसिडर मत कीजिए किसी का भी, है ना, उसके इजी होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और टॉर्क, टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26। ठीक है, अब आपको क्या निकालने बोला है, डाइपोल मोमेंट बोला है, तो हम लोग को फॉर्मूला सबको पता है ना। फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर पी हम लोग को निकालना है, ये अननोन है, हम लोग को पता है, साइन थीटा पता है ना। तो वैल्यू सबका पुट कर दीजिए, क्या होगा टॉर्क का, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 इज इक्वल्स टू पी इंटू ई है 10 टू द पावर 4 साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 का, अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, पी को इस साइड ले आइए, 9 पी इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 बाई 10 टू द पावर 4 साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इसको वैल्यू आप यहाँ पर सीधा पुट कर दीजिए, P इज इक्वल्स टू, ये माइनस इधर आएगा, माइनस 30 हो जाएगा, 9 इंटू 10 पावर माइनस 30 बाई साइन 30 1/2 ऊपर जाएगा, ये होगा P इज इक्वल्स टू, यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, यहाँ विजिबल होगा, P इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 पावर माइनस 30 बाई 1/2, P इज इक्वल्स टू 18 इंटू 10 टू पावर माइनस 30। ठीक है, ये आपका हो गया कूलम मीटर। ठीक है, ये आपका वैल्यू हो गया। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, है ना, अब ये आपका वैल्यू हो गया, सिंप्लिसिटी के लिए आप इसको 1.8 लिख सकते हैं इंटू
या आप लिख सकते हैं इसको, आप इसको ऐसे भी वैल्यू छोड़ सकते हैं, या लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻31 कूलम मीटर, है ना। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला का यूज़ करना है और जो जो वैल्यू दिया है उसको पुट कर देना है, ठीक है। अब अगला में आइए। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 into 10 to power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर क्यूब बाई कूलम, ठीक है। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड। अब कहने का मतलब यहाँ पर आपको दिया क्या है कि आपको फ्लक्स आउटवर्ड क्या दिया हुआ है, 8.0 इंटू 10 टू पावर 3, है ना। यूनिट अभी छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन के लिए इजी होगा, है ना। अब आपको पता है, अब आपको निकालने क्या बोला गया है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स द नेट आउटवर्ड फ्लक्स सरफेस, द नेट चार्ज। अब कहने का मतलब है नेट चार्ज इनसाइड करना है, एक सरफेस आप ले लीजिए, है ना। एक सरफेस है, इसमें आपका आउटवर्ड फ्लक्स, जो ये फ्लक्स आ रहा है बाहर, ये इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8 इंटू 10 टू पावर 3, ठीक है। अब आपको निकालना है कि चार्ज इनसाइड कितना है, क्यों निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू आप लोगों ने देखा था, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, है ना, क्या था, फाइव नेट इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने पढ़ा था गॉस लॉ से, ठीक है। अब इस कुछ नहीं है इसमें, क्यू इन आपको निकालने के लिए बोला गया है, ये अननोन है ना। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है, आप सीधा इसमें पुट कर दीजिए। क्यू इन क्या आएगा, क्यू इन इज इक्वल्स टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। 5 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट हम लोग को पता है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, 10 टू द पावर -12। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, 8.85, 71 आएगा, इंटू 10 टू द पावर -9 आएगा, ठीक है। अब इसको आप ये ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ये कॉलम आ गया इसका क्यूइन, है ना। अब इसको चेंज भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। आपको यूनिट अगर इसको चेंज करना है, ऐसे ही रहने देना है, कुलम्स में लिखिएगा, कुलम्स में कर सकते हैं। इसको अगर आपको ये करना है, अगर चेंज करना है आप दूसरा वैल्यू में, म्यूस में करना है, आप यूनिट चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल आंसर इसका क्यू एन आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे हम लोग कल से और भी बाकी आगे जो क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे, हाँ, और देखेंगे कि आगे का क्या प्रोसेस है, और कुछ जो भी न्यूमेरिकल्स हम लोग का रह गया है वो देखेंगे, और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है। बाकी सारे कंसेप्ट के लिए आप रिवाइज करते रहिएगा, कल भी बाकी सारे क्वेश्चन होगा तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।
हो गया।